बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। तो प्यारे साथियों, हर गुजरते दिन के साथ हम अब कहानी के एहतिताम की जानिब बढ़ते चले जा रहे हैं। जी बिल्कुल, बात हो रही है टॉप मिशन के एहतिताम की। और फिर ये बात तो हम सभी जानते हैं कि टॉप मिशन का एहतिताम ब्लैक थंडर सीरीज़ का एहतिताम है। तो चलिए उसी के साथ कहानी की जानिब बढ़ते हैं। ग्रीन कॉलोनी कोठी नंबर 12, गाजिक ने कहा और फिर सीधा हो गया। उसके साथ ही उसने आले के मुख्तलिफ बटन प्रेस करने शुरू कर दिए। बॉस, कॉल टेप हो चुकी है, आप भी सुन लें, गाजिक ने कहा। तो गायकर और सैंडी जो अब तक खड़े थे साइड पर मौजूद कुर्सियों पर बैठ गए। हाँ सुनाओ, गायकर ने कहा। हेलो हेलो, जूलियाना स्पीकिंग, एक निस्वानी आवाज़ सुनाई दी। यस प्रिंस ऑफ ढम्प अटेंडिंग यू। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी तो गायकर बेएहतियात उछल पड़ा। ये इमरान है, वही अपने आप को प्रिंस ऑफ डम्प कहलाता है, गायकर ने कहा। जहां हमने लाइन क्लियर कर दी है, जूलियाना ने कहा। टारगेट से क्या हुआ है, दूसरी तरफ से पूछा गया। रेज ऑफ कर दी गई है, किंग और क्वीन दोनों को फुल ऑफ कर दिया गया है। अलबत्ता उनके दरबार मौजूद है, लेकिन उनकी तादाद काफ़ी है, इसलिए हम उन पर हाथ नहीं डाल सकते, जूलिया ने कहा। तुम कहाँ हो इस वक्त, प्रिंस ऑफ ढम्प ने पूछा। मैं और जोसेफ यहाँ मौजूद है, अगर तुम कहो तो हम वापस आ जाएं, जूलिया ने कहा। नहीं, वापस आने की ज़रूरत नहीं, तुम दोनों चांगी पहुँच जाओ, वहाँ चेकपोस्ट से आगे रुक जाना, हम तुम्हें पिक कर लेंगे, दूसरी तरफ से कहा गया। कब, जूलिया ने पूछा। हमें वहाँ पहुँचने में 4 घंटे लग जाएंगे, हम टर्म पार्क जीप में आ रहे हैं, प्रिंस ने जवाब दिया। ठीक है, ओके, जूलिया ने कहा और उसके साथ ही आवाज़ आना बंद हो गई। तो गाजिक ने हाथ बढ़ाकर आले को ऑफ कर दिया। अरे अरे, वेरी गुड गाजिक, तुमने वाकई काम दिखाया है, वेरी गुड, गायकर ने उठकर बाकायदा से कंधे पर थपकी देते हुए कहा। तो गाजिक के चेहरे पर चमक सी आ गई। अब क्या प्रोग्राम है, उन्हें ग्रीन कॉलोनी में ही कवर कर लिया जाए, सैंडी ने कहा। चांगी चेकपोस्ट यहाँ से 1 घंटे के फासले पर है और यह हमसे 3 घंटे बाद वहाँ पहुँचेंगे। हम अभी वहाँ जाकर मोर्चा बंदी कर लेते हैं और फिर जैसे ही ये सब इकट्ठे हों, उनकी जीप या जीपों को हम मिसाइलों से उड़ा देंगे, गायकर ने कहा। लेकिन क्या ये बेहतर नहीं रहेगा कि हम उन दोनों का यहीं पहले हाथमा कर दिया जाए, सैंडी ने कहा। ये लोग इंतहाई तरबियत याफ्ता हैं, इसलिए ऐसा हो सकता है कि कॉल करके वो जगह बदल दें और फिर हम उलझ जाएं, जबकि वहाँ ये छुप ना सकेंगे, गायकर ने कहा। हाँ ठीक है, चलो फिर, सैंडी ने कहा। गाजिक, तुम यहीं रहोगे, हो सकता है कि वो दोबारा कोई फ़ोन कॉल करें, तुमने हमें इतला देनी है, गायकर ने कहा। दोबारा कॉल, क्या मतलब बॉस, गाजिक ने हैरत भरे लहजे में कहा। ये लोग इंतहाई तरबियत याफ्ता एजेंट हैं, हो सकता है कि ऐन आखिरी लम्हात में ये दोबारा कॉल करके सारा मामला ही बदल दे और हम वहाँ अहमक बने खड़े उनका इंतज़ार ही करते रह जाए, गायकर ने कहा। अरे हाँ वाकई, तुम उनसे कम अक्लमंद नहीं हो गायकर, गुड शो, सैंडी ने तहसीन आमेज़ लहजे में कहा। यस बॉस, मैं चेक करता रहूँगा, गाजिक ने जवाब दिया। तो गायकर और सैंडी मुड़कर कमरे से बाहर चले गए। थोड़ी देर बाद वो दोनों जीप में सवार होकर उस इमारत से बाहर आ गए। ड्राइविंग सीट पर गायकर, जबकि साइड सीट पर सैंडी मौजूद थी। उगवी सीटों के नीचे एक स्याह रंग का थैला पड़ा था, जिसमें इंतहाई ताकतवर मिसाइल गने और ताकतवर मिसाइलों की पूरी बेल्ट मौजूद थी। उनकी जीप तेजी से दौड़ती हुई चांगी की तरफ बढ़ी चली जा रही थी। उन दोनों के चेहरे अपनी कामयाबी के ख्याल से ही चमक रहे थे। जूलिया ग्रीन कॉलोनी की एक कोठी के कमरे में इत्मीनान से बैठी हुई थी। ये कोठी उन्होंने हायर ना की थी, बल्कि इस कोठी के बाहर किराए के लिए हाली है का बोर्ड मौजूद था, जिसके नीचे फ़ोन नंबर दर्ज थे। चूँकि यहाँ स्याहों को रिहाइश गाहें किराए पर दी जाती थी, इसलिए रिहाइश गाहें मुकम्मल तौर पर फर्निश्ड होती थी, इसलिए जूलिया ने यहीं रहने का फ़ैसला किया। फिर जोसेफ ने उगबी तरफ से अंदर जाकर ना सिर्फ फाटक खोल दिया, बल्कि बाहर मौजूद किराए के लिए हाली है का बोर्ड भी उतार कर अंदर फेंक दिया था। जूलिया फाटक खुलते ही जीप अंदर ले आई और फिर जोसेफ ने फाटक बंद कर दिया। चूँकि उन्होंने सारी रात तेज़ कार्रवाई की थी, इसलिए जूलिया को इस वक्त सख्त नींद आई हुई थी, लेकिन उसे ये भी ख्याल था कि जोसेफ भी उसके साथ ही जागता रहा है, इसलिए उसने जोसेफ को ऑफ़र दी कि वो सो जाए जबकि वो पहरा देगी, लेकिन जोसेफ ने सोने से इनकार कर दिया। फिर उसके इसरार पर जूलिया अंदर बेडरूम में जाकर सो गई, जबकि जोसेफ बाहर पहरा देता रहा। चूँकि जूलिया बेहद थकी हुई थी, इसलिए वो बहुत गहरी नींद सोई और फिर सुबह काफ़ी देर से उसकी आंख खुली तो उसने उठकर पहले गुस्ल किया और फिर वो बाहर आ गई। अब वो अपने आप को हादसा फ्रेश महसूस कर रही थी। फिर जूलिया जैसे ही सीटिंग रूम में जाकर बैठी, जोसेफ ने बाकायदा नाश्ता लाकर उसके सामने रख दिया। जूलिया के हैरान होने पर जोसेफ ने बताया कि वो राना हाउस में नाश्ता और खाना खुद तैयार करता है। जहाँ किचन में चूँकि ज़रूरत की हर चीज़ पहले से मौजूद थी, इसलिए उसने जूलिया के लिए भी नाश्ता तैयार कर दिया था। जूलिया ने जोसेफ का शुक्रिया अदा किया। फिर नाश्ता करने के बाद उसने चाय पी और फिर अपनी जैकेट की जेब से सेलफोन निकाला। उस पर इमरान का नंबर प्रेस करके उसने राब्ते का बटन प्रेस कर दिया। थोड़ी देर बाद राब्ता हो गया तो उसने इमरान को तफसील से बता दिया कि उसने मेकअप चेक करने और टारगेट को राग बना देने वाली मशीन भी तबाह कर दी है। फिर सुपर एजेंट डेविक और पैगी उन दोनों के साथियों को भी हलाक कर दिया है। तो इमरान ने उसे चांगी चेक पोस्ट के करीब पहुंच जाने का कह दिया, ताकि इमरान और उसके साथी चांगी चेक पोस्ट क्रॉस करके उनसे मिल जाएं।
और फिर वो सब इकट्ठे ही लोर्गो पहुंचकर आगे लिबर्टी की तबाही के लिए काम कर सके। जूलिया ने ओके कहकर सेलफोन ऑफ कर दिया, लेकिन सेलफोन ऑफ होते ही सेलफोन की कोने पर एक सुर्ख रंग का बल्ब तेजी से जलने बुझने लगा तो जूलिया बेएहतियात उछल पड़ी। इस बल्ब के जलने बुझने का मतलब था कि ये कॉल ना सिर्फ कहीं सुनी गई है बल्कि उसे टेप भी किया गया है, और इस बात ने जूलिया को बौखला कर रख दिया। इस खसूसी सेलफोन में ऐसा निज़ाम मौजूद था कि अगर कॉल कहीं सुनी जाती तो सुर्ख बल्ब जल उठता, और अगर कॉल को टेप किया जाता तो बल्ब मुसलसल जलने की बजाय जलने बुझने लग जाता था। जूलिया ने तेजी से एक और बटन प्रेस कर दिया तो बल्ब जलना बुझना बंद हो गया। जोसेफ, जूलिया ने ऊंची आवाज़ में कहा। यस मैडम, जोसेफ की आवाज़ दरवाजे से ही सुनाई दी। अरे तुम आराम करने नहीं गए? सारी रात जागते रहे हो? जूलिया ने चौंक कर पूछा। मुझे बॉस ने आपके साथ भेजा है मैडम, और गुलाम का काम हिफाजत करना है और हिफाजत करने वाला सोता नहीं है, जोसेफ ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। तो जूलिया ने भी एहतियात एक गहरा सांस लिया। इमरान वाकई इंतहाई खुशकिस्मत है कि उसे तुम जैसे साथी नसीब हो गए हैं, जूलिया ने तहसीन आमेज लहजे में कहा। यह गुलाम की खुशकिस्मती है मैडम कि उसे प्रिंस जैसा आका नसीब हो गया है, जोसेफ ने जवाब दिया। तो जूलिया बेएहतियात मुस्कुरा दी। मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि मैंने अभी इमरान को फ़ोन कॉल की है, और ये कॉल ना सिर्फ कहीं सुनी गई है बल्कि टेप भी की गई है। अब ये कैसे मालूम होगा कि ये कॉल कहाँ सुनी गई है? जूलिया ने कहा। मैं अभी मालूम कर लेता हूँ मैडम, जोसेफ ने बड़े इत्मीनान भरे लहजे में कहा। कैसे मालूम करोगे? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में पूछा। ये सेलफोन राना हाउस से लाया गया है मैडम, और ये स्पेशल सेलफोन है। इसमें ऐसी खसूसियात मौजूद हैं क्या आप इस बारे में सोच भी नहीं सकती। मैं अभी आ रहा हूँ, जोसेफ ने कहा और मुड़कर कमरे से बाहर चला गया। हैरत है इमरान ने उसकी किस अंदाज में ट्रेनिंग की है कि ये इस कदर जदीद आलात को भी इस अंदाज में समझता है। जूलिया ने हैरत भरे अंदाज में बड़बड़ाते हुए कहा। फिर थोड़ी देर बाद जोसेफ अंदर दाखिल हुआ तो उसके हाथ में एक तयशुदा कागज़ था। ये क्या है? जूलिया ने पूछा। ये लोर्गो का नक्शा है, मैंने बतौर स्याह एक बुक स्टॉल से खरीदा था, जोसेफ ने जवाब दिया। अब इसका क्या करोगे? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। उसे मैं सेलफोन में फीड करूंगा और फिर आसानी से पता चल जाएगा कि हमारी कॉल अगर लोर्गो में सुनी गई है तो कहाँ, और अगर लोर्गो में नहीं सुनी गई तो फिर मजीद सोचेंगे, जोसेफ ने जवाब दिया। तो जूलिया के चेहरे पर इंतहाई हैरत के तासुरात उभर आए। क्या मतलब? क्या इस सेलफोन में ऐसा सिस्टम है? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। यस मैडम, मैंने बताया तो है कि इसमें हास्य सिस्टम्स मौजूद हैं, जोसेफ ने कहा। तुम्हें ऐसे पेचीदा आलात की समझ कैसे आ जाती है? जूलिया ने हैरान होकर कहा। राना हाउस में ऐसे सिस्टम मौजूद हैं कि आप शायद तसव्वुर भी ना कर सकें, इसलिए बॉस ने इस मामले में मुझे बाकायदा ट्रेनिंग दे रखी है, जोसेफ ने जवाब दिया। तो जूलिया ने बेएहतियात एक तवील सांस लिया, जबकि जोसेफ सामने कुर्सी पर बैठ गया और उसने सेलफोन निकाल कर अपने सामने रखा। फिर नक्शा खोल कर उसने मेज़ पर फैला दिया। उसके बाद उसने सेलफोन के मुख्तलिफ बटन प्रेस करने शुरू कर दिए। फिर सेलफोन को उठाकर उसने उसकी एक साइड को नक्शे पर इस तरह रखना शुरू कर दिया जैसे कैमरे से इस नक्शे की फिल्म तैयार कर रहा हो। थोड़ी देर बाद उसने सेलफोन सीधा किया, फिर उसके मुख्तलिफ बटन प्रेस कर दिए। उसने ये तमाम काम इस कदर तेज़ी और महारत से किया कि जूलिया हैरत भरी नज़रों से उसे देखती रह गई। आज तक वो यही समझती रही कि जोसेफ बस अफ्रीकी विच डॉक्टरों और अफ्रीकी रस्म और रवाज का ही माहिर है, लेकिन आज वो उसे इस अंदाज में काम करते देखकर हैरान हो रही थी। उसे जोसेफ से ज़्यादा इमरान के बारे में सोचकर हैरत हो रही थी, जिसने जोसेफ जैसे आदमी की इस अंदाज में ट्रेनिंग की थी। जोसेफ जैसे ही सेलफोन के मुख्तलिफ बटन प्रेस किए, सेलफोन के निचले हिस्से के एक बड़े चौखटे में स्क्रीन सी रोशन हो गई, और जूलिया ये देखकर हैरान रह गई कि उस पर लोर्गो का नक्शा मौजूद था। वेरी गुड जोसेफ, तुम वाकई माहिर इंजीनियर हो, जूलिया ने तहसीन आमेज लहजे में कहा। मैं बॉस का गुलाम हूँ मैडम, और बस, जोसेफ ने जवाब दिया। और फिर एक बार फिर सेलफोन के 2 बटन प्रेस किए तो स्क्रीन पर एक सुर्ख रंग का नुक्ता नमूदार हुआ और तेज़ी से चलता हुआ नक्शे पर एक कोने में जाकर रुक गया। जोसेफ ने उस जगह को जहां नुक्ता ठहरा था गौर से देखना शुरू कर दिया। ईगल हाउस, मार्जोना रोड, जोसेफ ने सीधे होते हुए कहा। उसके साथ उसने बटन प्रेस करके सेलफोन की स्क्रीन को ऑफ कर दिया। तुम्हारा मतलब है कि हमारी कॉल ईगल हाउस में मार्जोना रोड पर कैच की गई है? जूलिया ने कहा। यस मैडम, जोसेफ ने जवाब दिया। क्या तुमने ये जगह देख रखी है? जूलिया ने पूछा। मैं तलाश कर लूँगा, और ये भी बता दूँ कि जिस तरह हमने उस जगह को ट्रेस कर लिया है, इस तरह जिन लोगों ने कॉल कैच की है उन्होंने भी हमारी ये जगह ट्रेस कर ली है, जोसेफ ने कहा। तो जूलिया बेएहतियात उछल पड़ी। ये कैसे मालूम हो गया तुम्हें? मैं बस आम से सेलफोन समझ रही थी, मुझे तो सिर्फ इतना बताया गया था कि अगर कहीं इस सेलफोन की कॉल सुनी जाए या टेप की जाए तो ये बल्ब काशन देगा, जूलिया ने कहा। मैडम, जो नुक्ता नक्शे में नज़र आ रहा था, अगर वो जलता बुझता तो उसका मतलब था कि लोकेशन चेक नहीं की गई, और अगर नुक्ता मुसलसल जलता है तो इसका मतलब है कि लोकेशन चेक कर ली गई है, जोसेफ ने कहा। अरे फिर तो हम यहाँ खतरे में हैं, जूलिया ने यकलौत उठकर खड़े होते हुए कहा। यस मैडम, हमें फ़ौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए, जोसेफ ने कहा। ठीक है, आओ। हमसे वाकई हमाकत हुई है, जब हमें मालूम हो गया था कि कॉल चेक की गई है तो हमें फ़ौरन यहाँ से निकल जाना चाहिए था, जूलिया ने कहा। और फिर थोड़ी देर बाद वो दोनों जीप में बैठकर उस कोठी से निकल गए। अब इस ईगल हाउस को तलाश करो, जूलिया ने कहा। तो जोसेफ ने इस बात में सर हिला दिया। वो चूँकि नक्शे को देख चुका था, इसलिए उसने जहन में नक्शा पूरी तरह जहन नशीन कर लिया था।
मुख्तलिफ सड़कों से गुजरने के बाद वो एक सड़क पर पहुंच गए जिस पर रिहाइश गाहें मौजूद थीं और फिर एक जगह जोसेफ ने जीप रोक दी। मैडम, सामने इमारत मेरे ख्याल में ईगल हाउस है क्योंकि उसके ऊपर ईगल बना हुआ है। जोसेफ ने कहा, हाँ यही होगी, तुम यहाँ ठहरो, मैं अंदर चेकिंग करती हूँ। जूलिया ने कहा, नहीं मैडम आप यहीं ठहरे, मैं अंदर ट्राई करता हूँ। जोसेफ ने कहा और जीप से उतरकर वो तेज से कदम उठाता हुआ आगे बढ़ता चला गया जबकि जूलिया होंठ भींचे जीप की साइड सीट पर ही बैठी रही। उसकी नज़रें इस इमारत के फाटक पर जमी हुई थी। थोड़ी देर बाद जब उसने फाटक को खुलते देखा तो वो चौंक पड़ी। बड़ा फाटक खुला और जोसेफ बाहर आ गया। जूलिया तेजी से जीप की ड्राइविंग सीट पर खिसक गई। उसने जीप स्टार्ट करके आगे बढ़ा दी। जब वो जीप लेकर इमारत के अंदर पहुंची तो उसकी नाक से हल्की सी नामानूस सी बू टकराई तो वो समझ गई कि जोसेफ ने अंदर पहले बेहोश कर देने वाली गैस फायर की है जिसका असर अब खत्म हो चुका है। अलबत्ता हल्की सी बू फिजा में मौजूद थी। जोसेफ इस दौरान फाटक बंद करके जीप के करीब पहुँच गया। अंदर एक आदमी है जो एक जदीद साख की काल कैचर के सामने मौजूद है। जोसेफ ने कहा, अच्छी तरह पूरी कोठी चेक करो, हो सकता है कि नीचे तहखाने हो। जूलिया ने कहा, यस मैडम, जोसेफ ने कहा और तेजी से आगे बढ़ गया। जूलिया एक कमरे में दाखिल हुई तो वहाँ वाकई मेज़ पर एक काफ़ी बड़ा ट्रांसमीटर नुमा आला मौजूद था जिसके सामने कुर्सी पर एक देव हैकल नीग्रो ढलके हुए अंदाज में पड़ा था। मेज़ पर शराब की एक बड़ी बोतल भी पड़ी थी जो आधी से ज़्यादा शराब से भरी हुई थी। उसने सरसरी सी नज़रें कमरे पर डाली और फिर दूसरे कमरे में आ गई। ये कमरा ऑफिस के अंदाज में सजाया गया था। यहाँ भी मेज़ पर शराब की बोतल और 2 गिलास पड़े थे। जूलिया ने एक गिलास को उठाकर उसके किनारों को गौर से देखा। उसका मतलब है कि यहाँ एक औरत भी रही है, जूलिया ने बड़बड़ाते हुए कहा और गिलास वापस मेज़ पर रख दिया। फिर वो वापस उस कमरे में पहुँच गई जहाँ वो नीग्रो बेहोश पड़ा था। उसी लम्हे जोसेफ अंदर दाखिल हुआ। उसके हाथ में रस्सी का बंडल था। कोठी खाली पड़ी है मैडम, जोसेफ ने कहा। ठीक है, अब इसे कुर्सी से बांध दो, अब बाकी बातें ये बताएगा, जूलिया ने कहा। तो जोसेफ ने इस बात में सर हिला दिया। फिर उसने रस्सी का बंडल खोला और उस नीग्रो को रस्सी की मदद से कुर्सी के साथ अच्छी तरह जकड़ दिया। अब इसे होश में ले आओ, जूलिया ने कहा। वो उसी नीग्रो के साइड में मौजूद कुर्सी पर बैठ गई। जोसेफ ने इस नीग्रो के बांधने के साथ साथ उसकी कुर्सी का रुख भी तब्दील कर दिया था, इसलिए अब इस नीग्रो का रुख जूलिया की तरफ था। जोसेफ ने जेब से एक छोटी सी बोतल निकाली और उसका ढक्कन हटाकर उसने इसका दहाना नीग्रो की नाक से लगा दिया। चंद लम्हों बाद उसने बोतल हटाकर उसका ढक्कन बंद किया और उसे वापस जेब में डालकर वो पीछे हटा और जूलिया की कुर्सी के करीब खड़ा हो गया। यहाँ से चांगी चेकपोस्ट का रास्ता कितना होगा? अचानक जूलिया ने पूछा। 2 घंटे तो लग ही जाएंगे मैडम वहाँ तक पहुँचने में, जोसेफ ने जवाब दिया। तो जूलिया ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद उस नीग्रो ने कराहते हुए आंखें खोल दी। फिर उसने बेएहतियात कुर्सी से उठने की कोशिश की, लेकिन नाकाम होने के बाद उसने होंठ भींचकर इधर उधर देखा। उसकी नज़रें सामने कुर्सी पर बैठी हुई जूलिया और उसके साथ खड़े जोसेफ पर जम सी गईं। क्या नाम है तुम्हारा? जूलिया ने बड़े सर्द लहजे में पूछा। तुम कौन हो और तुम यहाँ कैसे आ गए हो? उस नीग्रो ने जूलिया के सवाल का जवाब देने की बजाय उल्टा सवाल करते हुए कहा। तो जूलिया की कुर्सी के साथ खड़ा जोसेफ यकलहत बिजली की सी तेजी से आगे बढ़ा और दूसरे लम्हे कमरा इस नीग्रो के हलक से निकलने वाली चीख से गूंज उठा। जोसेफ ने बिजली की सी तेजी से अपनी एक अकड़ी हुई उंगली उसकी आंख में मार दी थी। अब अगर मैडम के सवाल का जवाब देने के बजाय उल्टा सवाल किया तो दूसरी आंख भी निकाल दूंगा, जोसेफ ने घराते हुए कहा। उसके साथ ही उसने खून आलूद उंगली को उस नीग्रो के लिबास से साफ किया। फिर वो पीछे हटकर एक बार फिर जूलिया की रस्सी कुर्सी के साथ खड़ा हो गया। नीग्रो अब कराह रहा था। उसकी इकलौती आंख गहरी सुर्ख हो गई और चेहरा तकलीफ की शिद्दत से मसे हो गया था। बोलो, क्या नाम है तुम्हारा? जूलिया ने कहा। गाजिक, नीग्रो ने जवाब देते हुए कहा। तुमने फ़ोन कॉल टेप की थी? जूलिया ने कहा। तो गाजिक बेएहतियात चौंक पड़ा। अरे तो तुमने वो कॉल की थी मैंने, मगर तुम वहाँ गए नहीं जहाँ तुम्हें बुलाया गया था, गाजिक ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुम्हारी साथी जिनमें एक औरत भी है, वो कब वहाँ जाने के लिए यहाँ से रवाना हुए हैं? जूलिया ने कहा। तो गाजिक की इकलौती आंख में हैरत के तासुरात उभर आए। तुम्हें कैसे मालूम हुआ कि गायकर और सैंडी वहाँ गए हैं? गाजिक ने हैरत भरे लहजे में कहा। तुमने फिर सवाल कर दिया है। क्या तुम अंधे होना चाहते हो? हालांकि हम तुम्हें इसी हालत में छोड़कर वापस जाने का सोच रहे हैं। क्या तुम हमारे लिए छोटी मछली हो? जूलिया ने घबराते हुए लहजे में कहा। मैं वाकई छोटी मछली हूँ, प्लीज़ मुझे कुछ ना कहो, गाजिक ने कहा। तो फिर तफसील बताओ कि गायकर और सैंडी कौन है? ये सुन लो कि हमें मालूम तो है हम यहाँ तक पहुँच गए हैं, इसलिए गलत बयानी मत करना, वरना वो तुम्हें ले डूबेगी, जूलिया ने सर्द लहजे में कहा। हमारा ताल्लुक काराकाज से है। हमें ब्लैक थंडर ने यहाँ पाकिस्तानी एजेंटों के खिलाफ हायर किया है। गायकर इंचार्ज है, उसके साथ उसकी नायब सैंडी और मैं यहाँ आए हैं। यहाँ हमें रिपोर्ट मिली कि यहाँ ब्लैक थंडर के लिए काम करने वाले डेविक और उसकी बीवी पैगी और स्काई नाइट क्लब के मालिक और जनरल मैनेजर रोथम को हलाक कर दिया गया है। फिर एक फ़ोन कॉल मैंने कैच करके टेप कर ली।
उसके बाद गायकर और सैंडी चांगी चले गए हैं। मैं जहाँ इसलिए रुक गया हूँ ताकि अगर दोबारा कॉल हो तो मैं उन्हें ट्रांसमीटर पर इत्तला दे सकूँ। गाजिक ने तफसील से बात करते हुए कहा। तुम्हारी कॉल क्या ज़रूरी थी? जूलिया ने कहा। बॉस गायकर का ख्याल था कि बाकी एजेंट बेहद होशियार हैं, वो अचानक प्लानिंग बदल सकते हैं। गाजिक ने जवाब दिया। इस नंबर पर तुमने इतला देनी थी? जूलिया ने पूछा तो गाजिक ने नंबर बता दिए। क्या उनके पास भी ऐसा ही कॉल कैचर है? जूलिया ने पूछा। नहीं, आम फ़ोन है। अगर ऐसा होता तो फिर मुझे यहाँ रहने की ज़रूरत ही क्या थी? गाजिक ने जवाब देते हुए कहा। तुम इसे उठाकर साथ भी तो ले जा सकते थे। जूलिया ने कहा। इसकी रेंज ज़्यादा नहीं। गाजिक ने जवाब देते हुए बताया। जोसेफ, फ़ोन निकालो और उस पर इसके बताए हुए नंबर प्रेस करके इसकी बात कराओ। और सुनो गाजिक, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो गायकर को बताओ कि दोबारा कॉल हुई है, जिसके मुताबिक आप पाकिस्तानी एजेंट हेलीकॉप्टर पर जहां पहुंच रहे हैं। जूलिया ने कहा। इस तरह वो रास्ते से ही वापस आ जाएंगे मैडम, और हम इतनी देर तक यहाँ नहीं रह सकते। इधर बोस भी वहाँ पहुँच जाएंगे। जोसेफ ने जेब से फ़ोन निकालते हुए कहा, लेकिन उसका लहजा पाकिस्तानी था। तुम ठीक कह रहे हो, मेरे जहन में ये ख्याल ना आया था। जूलिया ने इस्बात में सर हिलाते हुए कहा। गायकर और सैंडी किस चीज़ पर गए हैं? जूलिया ने गाजिक से मुहातिब होकर पूछा। जीप पर। क्या तफसील है उस जीप की? जूलिया ने पूछा तो गाजिक ने उसके पूछने पर तफसील बता दी। फिर जूलिया के मज़ीद पूछने पर उसने उसने कहा, गायकर और सैंडी के हुलियर कदोकामत के बारे में बता दिया। जब से उसकी एक आंख निकली थी वो तीर की तरह सीधा हो गया था। फिर जब जूलिया ने उसे छोटी मछली करार देकर जिंदा रहने की खुशखबरी सुनाई तो वो अब इस तरह तमाम सवालों के जवाब दे रहा था जैसे वो गायकर और सैंडी की बजाय उनका साथी हो। तुमने हाथ खोले हैं, लेकिन अभी रस्सियां खोलनी बाकी हैं। अचानक जूलिया ने कहा तो जोसेफ बिजली की सी तेज़ी से उसकी तरफ बढ़ा। मैडम, वाकई उसने हाथ खोल लिए हैं? जोसेफ ने गाजिक के उकब में जाकर इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। हाँ, इसकी बाजुओं की मामूली सी हरकत मैंने मार्क कर ली थी। जूलिया ने कहा, साथ ही उसने मशीन पिस्टल सीधा कर लिया। मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। गाजिक ने यकलहत रो देने वाले लहजे में कहा। तुमने ये हरकत करके अपनी जहनीत जाहिर कर दी है, वरना हम तुम्हें बेहोश करके चले जाते। जूलिया ने सर्द लहजे में कहा। जोसेफ जूलिया की मशीन पिस्टल निकालते ही एक तरफ हट गया था और उसके साथ ही जूलिया ने ट्रैगर दबा दिया और तरतराहट की आवाज़ के साथ ही गाजी के हलक से निकलने वाली चीख से कमरा गूंज उठा। लेकिन उसे ज़्यादा चीखने और तड़पने का मौका ही ना मिला। उसकी इकलौती आंख बेनूर हो गई। आपकी निगाह तो मुझसे भी तेज़ है मैडम। मैंने उसकी हरकत मार्क तो नहीं की थी। जोसेफ ने तहसीन आमेज़ लहजे में कहा। तुमने इस अंदाज में से देखा ना होगा। बहरहाल अब हमें इमरान को इसलिए इस सिलसिले में ब्रीफ करना होगा। फ़ोन मुझे दो। जूलिया ने कहा तो जोसेफ ने इस बात में सर हिलाते हुए फ़ोन जेब से निकालकर जूलिया की तरफ बढ़ा दिया। गायकर और सैंडी जीप में बैठे चांगी की तरफ बढ़े चले जा रहे थे। अचानक जीप के डैशबोर्ड में से ट्रांसमीटर कॉल की महसूस आवाज़ सुनाई दी तो गायकर और सैंडी दोनों चौंक पड़े। गायकर ने जीप को एक साइड पर करके रोक दिया और साथ ही उसने हाथ बढ़ाकर डैशबोर्ड में नस हसूसी कैचर ऑन कर दिया। हेलो हेलो जूलियाना कॉलिंग ओवर। बार बार एक निशानी आवाज़ सुनाई दे रही थी। क्या तुमने कॉल कैचर को पहले से 0 फ्रिक्वेंसी पर एडजस्ट किया हुआ था? सैंडी ने कहा। हाँ, मेरा ख्याल था कि अगर दोबारा कॉल हो तो हम खुद ही उसे सुन लें। हो सकता है कि गाजी पूरी तफसील ना बता सके। गायकर ने जवाब दिया। यस प्रिंस ऑफ ढम अटेंडिंग यू। चंद लम्हों बाद एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। प्रिंस, आप इस वक्त किधर हैं? जूलिया ने पूछा। हम क्राम्बी से बाहर आ चुके हैं और 2 घंटे बाद चांगी चेक पोस्ट पर पहुँच जाएंगे। क्यों? हम अभी लोरगो में ही हैं। मैंने पहले जो तुम्हें कॉल की थी वो यहाँ एक ग्रुप ने कैच कर ली थी। जोसेफ की महारत की वजह से हमने उसका पॉइंट चेक कर लिया और हम फिर वहाँ पहुँचे तो वहाँ एक गाजिक नामी निग्रो मौजूद था। वहाँ एक इंतहाई जदीद साथ का कॉल कैचर मौजूद था। जूलिया ने कहा तो गायकर और सैंडी दोनों बेएहतियात चौंक पड़े। और फिर मैंने उससे मालूमात हासिल कर ली हैं। उनका ताल्लुक एक बैन अवी तंजीम काराकाज से है और बीटी ने उन्हें यहाँ हमारे खिलाफ काम करने के लिए हायर किया है। उस निगरो के साथ एक मर्द गायकर और एक औरत जिसका नाम सैंडी है आए हुए हैं और पहली कॉल कैच होने के बाद ये दोनों उस निगरो गाजी को वहाँ छोड़कर खुद चांगी चेक पोस्ट पर गए हैं ताकि हमारी जीपों को मिसाइलों से उड़ा दिया जाए। जूलिया ने कहा तो गायकर बेएहतियात होन पींच लिए। ओह वेरी बैड। क्या हुलिये हैं उनके बारे में? मज़ीद तफसीलात क्या मालूम हुई है? प्रिंस ऑफ ढम ने कहा तो जूलिया ने ना सिर्फ जीप के बारे में तमाम तफसील बता दी बल्कि गायकर और सैंडी के हुलियर कदो कामत के बारे में भी बता दिया। अब तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? प्रिंस ऑफ ढम ने पूछा। जैसे तुम कहो, जूलिया ने कहा। तुम वहीं रुको, हम रास्ते में खुद उन्हें निमट लेंगे। तुम कहाँ मौजूद हो? प्रिंस ने कहा तो जूलिया ने उसे ईगल हाउस मार्जोना रोड का एड्रेस बता दिया। ठीक है, जोसेफ की क्या पोजीशन है? प्रिंस ने पूछा। वो बेहद शानदार जा रहा है। ठीक है, फिर ऐसा करो कि उसकी कुव्वत शामा को इस्तेमाल करके चांगी पहुंच जाओ, तमाम काम आसानी से हो जाएगा। प्रिंस ने कहा। ठीक है, जूलिया ने कहा तो दूसरी तरफ से ओके कहकर राब्ता ख़त्म कर दिया गया और इसके साथ ही गायकर ने भी कॉल कैचर ऑफ कर दिया। ये सब क्या है? ये लोग तो हमारी रिहाइश गाह पर भी पहुँच चुके हैं। ये कैसे मुमकिन है? उन्हें कैसे पता चला? और फिर गाजी तो हासा तरबियत याफ्ता और तेज़ आदमी है।
वो कैसे उनके हाथ लग गया? सैंडी ने हैरत भरे लहजे में कहा। इस बात से तुम उनकी कारकर्दगी को समझ सकती हो। ये तो अच्छा हुआ कि मैंने कॉल कैचर को 0 फ्रीक्वेंसी पर एडजस्ट कर रखा था, ताकि अगर दोबारा कॉल हो तो हम खुद भी उसे सुन सकें, और हमने ये कॉल सुन ली, वरना हम तो पके हुए फलों की तरह उनकी झोली में जा गिरते, गायकर ने कहा। ये कुव्वत शामा के इस्तेमाल से प्रिंस का क्या मतलब था? सैंडी ने कहा। ये बात मेरी समझ में भी नहीं आई। बहरहाल अब हमने उनको ट्रेप भी करना है और उनका खात्मा भी करना है। हमारे पास काफ़ी वक्त मौजूद है, गायकर ने कहा। उसके साथ उसने जीप की सीट से पुश लगाकर आंखें बंद कर ली। हमें इस जीप को कहीं छोड़ना होगा, इसकी तफसीलात उन तक पहुंच चुकी हैं, सैंडी ने कहा। हाँ ठीक है, इस तरह यकीनी तौर पर काम हो जाएगा, गायकर ने आंखें खोलकर सीधा होते हुए कहा। क्या सोचा है? सैंडी ने चौंक कर पूछा। उन दोनों पार्टियों के दरमियान ये तय हुआ है कि वो चांगी चेक पोस्ट के बाद एक दूसरे से मिलेंगे, और उनके मुताबिक चूंकि हमने उनकी पहली कॉल सुन रखी है, इसलिए हम उनका खात्मा चांगी चेक पोस्ट के बाद ही कर सकते हैं। चनाचे चांगी चेक पोस्ट तक पहुंचने तक ये बेफिक्र रहेंगे, जबकि हम चांगी चेक पोस्ट से आगे जाकर किसी मोड़ पर पिकटिंग कर लेंगे। इस तरह पहले इस प्रिंस और उसके साथियों का खात्मा हो जाएगा, फिर चांगी चेक पोस्ट से वापस आकर उस जुलियाना और जोसेफ का खात्मा कर देंगे, गायकर ने कहा। लेकिन हमें कैसे मालूम होगा कि वो लोग कौन सी जीप में आ रहे हैं? सैंडी ने कहा तो गायकर चौंक पड़ा। उसकी पेशानी पर लकीरें सी उभर आईं। चेक पोस्ट पर तो ये रुकेंगे, वहाँ चेकिंग कर लेंगे, सैंडी ने कहा। नहीं, ये लोग वहाँ हमला भी कर सकते हैं। ठीक है, अब यही सूरत हो सकती है, गायकर ने कहा। क्या? सैंडी ने चौंक कर पूछा। हम ये जीप रोड के करीब साइड पर रोक देंगे, क्योंकि इस जीप के बारे में तफसीलात उन तक पहुंच चुकी हैं, इसलिए इस जीप को देखते ही ये लोग रुक जाएंगे और चेकिंग करेंगे। इस तरह हमें हतमी तौर पर मालूम हो जाएगा कि यही हमारे मतलूबा अफराद हैं, गायकर ने कहा। ओ वाकई, तुम्हारी ये तजवीज़ दुरुस्त है, सैंडी ने भी इसकी तायद करते हुए कहा। उस जुलियाना और जोसेफ से बाद में जाकर निपटा जा सकता है, और अगर उन दोनों के दरमियान मजीद कोई कॉल हुई तो वो भी हम सुन लेंगे, गायकर ने कहा। तो सैंडी ने इस बात में सर हिला दिया। फिर वो गायकर ने जीप आगे बढ़ा दी। चांगी चेकपोस्ट पर उन्होंने सिर्फ जीप में बैठे बैठे अपने खसूसी कार्ड दिखाए और उन्हें आगे कराम्बी जाने की इजाज़त दे दी गई। चेकपोस्ट से काफ़ी फासले पर एक मोड़ आता था। गायकर ने उसी मोड़ पर काफ़ी पहले जीप को साइड पर करके रोक दिया। तुम मिसाइल गन लेकर सड़क की दूसरी तरफ किसी दरख्त पर बैठ जाओ, मैं इसी तरफ बैठूंगा। फिर जैसे ही मैं फायर खोलूं, तुमने भी फायर खोल देना है। उन्हें किसी सूरत भी बचकर नहीं जाना चाहिए, गायकर ने कहा। लेकिन इस दौरान अगर कोई ट्रांसमीटर कॉल आई तो हम कैसे सुनेंगे, सैंडी ने कहा। अब कॉल हुई भी सही, तभी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आना तो बहरहाल उन्होंने है ही, गायकर ने कहा। तो फिर कॉल कैचर ऑफ कर दो, ऐसा ना हो कि जब वो यहाँ पहुँचे तो कॉल आना शुरू हो जाए। इस तरह वो चौकन्ना हो जाएंगे, सैंडी ने कहा। ठीक है, गायकर ने कहा, और कॉल कैचर ऑफ करके वो जीप से नीचे उतर आया। दूसरी तरफ से सैंडी भी नीचे उतर आई। फिर जीप का उगवी दरवाज़ा खोलकर उन्होंने उगवी तरफ पड़े हुए बड़े से थैले में से मिसाइल गनें निकाल ली, और मिसाइल गनों में मिसाइलों की पूरी बेल्ट चलती थी, इसलिए इस गन से मुसलसल 10 मिसाइल फायर किए जा सकते थे। इसके साथ ही उन्होंने मशीन गनें भी निकाली, और फिर एक एक मशीन गन कांधे से लटकाकर और मिसाइल गनें हाथों में उठाए सैंडी तो सड़क क्रॉस करके दूसरी तरफ कुछ फासले पर दरख्तों के एक झुंड में चली गई, जबकि गायकर कुछ फासले पर मौजूद दरख्तों के एक झुंड में पहुंच गया। उसने एक ऐसे दरख्त का इंतखाब किया जो खासा घना भी था, और जिस पर बैठकर वो सड़क को न सिर्फ पूरी तरह मोड़ तक चेक कर सकता था, बल्कि खुद भी दूसरों की निगाहों से महफूज रह सकता था। फिर उस दरख्त पर चढ़कर उसने एक मुनासिब जगह का इंतखाब किया। इस अंदाज में दरख्त की मोटी टहनी पर बैठ गया कि आसानी से मिसाइल गन और मशीन गन का इस्तेमाल कर सके। अब जाहिर है उसे पाकिस्तानी एजेंटों का इंतज़ार था। जूलिया ने इमरान को कॉल करके फ़ोन ऑफ किया, लेकिन उसके चेहरे पर शदीद उलझन के तासुरात नुमाया थे। इमरान ने पहले उसे वहीं रुकने का इशारा किया, फिर जोसेफ की कुव्वत शामा के इस्तेमाल की हिदायत देकर चांगी आने का कह दिया। जूलिया ने एक बार सोचा कि इमरान से तफसील मालूम कर ले, लेकिन फिर उसने इसलिए इरादा बदल दिया कि इमरान के साथ लामहला सालिया और दूसरे साथी मौजूद होंगे, और जूलिया उनके सामने शर्मिंदा ना होना चाहती थी। लेकिन हकीकत यही है कि बावजूद कोशिश किए वो इमरान की बात समझ ही ना सकी थी। अब वो सोच रही थी कि इस तरह उलझने से बेहतर था कि वो इससे वजाहत मांग लेती। फिर चंद लम्हा बाद उसने इमरान को दोबारा कॉल करने का फैसला किया, और दोबारा ट्रांसमीटर की तरफ हाथ बढ़ाया ही था कि जोसेफ, जो दरवाजे से बाहर खड़ा था, तेज़ी से अंदर दाखिल हुआ। मैडम, आप बॉस को दोबारा कॉल कर रही हैं शायद, जोसेफ ने कहा। हाँ, लेकिन तुम्हें कैसे मालूम हुआ, जूलिया ने चौंक कर पूछा। आपका अंदाज और चेहरे के तासुरात बता रहे हैं मैडम कि आप बॉस की किसी बात पर उलझ गई थी, जोसेफ ने कहा। तुम्हारी रीडिंग वाकई दुरुस्त है। इमरान ने पहले मुझे यहाँ रुकने का कहा, फिर तुम्हारी कुव्वत शामा इस्तेमाल करके वहाँ आने का कह दिया। इसका क्या मतलब हुआ, जूलिया ने उलझे हुए लहजे में कहा। मैं बॉस का गुलाम हूँ मैडम, आप मुझसे पूछ लिया करें, जोसेफ ने जवाब दिया। तो जूलिया बेएहतियात चौंक पड़ी। क्या मतलब, तुमसे क्या पूछ लिया करूं और क्यों, जूलिया ने कदरे हैरत भरे लहजे में कहा। मैडम, बॉस का मतलब था कि मैं उस गायकर और सैंडी की बू सूंघता हुआ चांगी चेक पोस्ट पर पहुंचूं और उनका सुराख लगाकर उनका खात्मा कर दूं।
जोसेफ ने जवाब दिया तो जूलिया बेएहतियात उछल पड़ी। मगर क्यों? उसकी वजह जबकि वो खुद उनका हाथ ना वहाँ कर सकते हैं। जूलिया ने कहा, मैडम, बॉस अपना इरादा बगैर किसी वजह के तब्दील नहीं किया करते। उन्होंने पहले हमें यहाँ रुकने का कहा, लेकिन फिर इरादा बदल दिया और हमें हुक्म दिया कि हम उनकी बूझ सूंघते हुए उनसे टकराएं। इसका मतलब है कि बॉस को इस दौरान इल्म हो गया कि काल कहीं सुनी जा रही है और इस सूरत में गायकर और सैंडी दोनों अलर्ट हो चुके होंगे। और चूंकि वो तरबियत याफ्ता है, इसलिए लामहला उन्होंने बॉस और उसके साथियों के खिलाफ वहाँ ट्रैप बिछा देना है। इसलिए बॉस ने हमें हुक्म दिया कि चूँकि बॉस की तरह हमने भी उन्हें नहीं देखा हुआ, इसलिए हम सूंघने की क़ुव्वत इस्तेमाल करके उनको आसानी से ट्रेस कर सकते हैं। और अगर वो काल सुन रहे होंगे तो जिस तरह आप क़ुव्वत शामा के अल्फाज का मतलब नहीं समझ सकी, इस तरह वो भी ना समझ सके होंगे और मार खा जाएंगे। जोसेफ ने तफसील से जवाब देते हुए कहा तो जूलिया इस तरह हैरत भरी नज़रों से जोसेफ को देखने लगी जैसे वो जोसेफ की बजाय किसी और को देख रही हो। हैरत अंगेज, तुम तो इमरान से भी ज़्यादा ज़हीन हो। जूलिया ने बेएहतियात एक तवील सांस लेते हुए कहा, नहीं मैडम, बॉस अजीम है और मैं तो सिर्फ उसका ग़ुलाम हूँ। क्योंकि ग़ुलाम का फ़र्ज़ है कि बॉस की बातें समझे, इसलिए मैं समझ गया हूँ और मुझे इस पर फ़ख्र है कि मैं बॉस का ग़ुलाम हूँ। जोसेफ ने जवाब दिया, क्या तुम उन्हें सूंघ कर ट्रेस कर सकते हो, जबकि तुमने उन्हें देखा ही नहीं और ना ही उनसे कभी मिले हो? जूलिया ने अचानक एक ख्याल के तहत पूछा तो जोसेफ बेएहतियात हंस पड़ा। मैडम, ये उनकी जगह है, ये उनके लिबास मौजूद हैं, वो ग्लास मौजूद हैं जिनमें उन्होंने शराब पी, वो कुर्सियाँ मौजूद हैं जिन पर वो बैठे रहे। जोसेफ ने जवाब देते हुए कहा, क्या इस तरह तुम उनकी बू सूंघ लोगे? जूलिया ने हैरत भरे लहजे में पूछा, मैडम, मैं अफ्रीका का प्रिंस हूँ और जंगल में ज़्यादातर काम कुव्वत शामा से ही लिया जाता है और प्रिंस वही बन सकता है जिसकी कुव्वत शामा दूसरों से ज़्यादा तेज़ हो। और बॉस को चूँकि मालूम है कि मैं जहाँ मौजूद हूँ, इसलिए उन्होंने कुव्वत शामा का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। जोसेफ ने वजाहत करते हुए कहा, लेकिन हमें वहाँ जाने की क्या ज़रूरत है? क्या इमरान उनसे निमट नहीं सकता? जूलिया ने होंठ भींचते हुए कहा, मैडम, बॉस को मालूम है कि काल सुनने के बाद ये लोग हमारी तरफ से मुतमईन होंगे और अब तमाम ट्रैप बॉस और उसके साथियों के लिए होगा। जोसेफ ने जवाब दिया, लेकिन किस तरह ट्रैप बिछाया जा सकता है? जूलिया अभी तक उलझी हुई थी। बॉस का हुक्म है कि जब भी किसी के बारे में सोचना हो तो अपने आप को उसकी जगह रखकर सोचा जाए और अगर मैं अपने आप को गायकर की जगह रखकर सोचूं तो काल सुनने के बाद मैं लामहला चांगी चेक पोस्ट के बाद किसी मोड़ पर अपनी जीप खड़ी करके खुद अलहदा छुप कर बैठ जाऊंगा। और चूंकि काल की वजह से बॉस तक जीप की पूरी तफसील पहुंच चुकी है, इसलिए जीप को देखकर बॉस और उसके साथी लाजमन चेकिंग करके के लिए रुकेंगे। इस तरह गायकर और उसकी साथी औरत समझ जाएंगे कि यही बॉस है और उनके साथियों की जीप है और वो उस पर फायर खोल सकते हैं, जबकि वो हमारी तरफ से मुतमईन होंगे, इसलिए हम उन्हें आसानी से ख़त्म कर सकते हैं। जोसेफ ने तफसील से बात करते हुए बताया तो जूलिया एक झटके से उठकर खड़ी हो गई। तुम और तुम्हारा बॉस दोनों मेरी ही समझ से बालातर हैं। मैं अपने आप को अक्लमंद समझती थी, लेकिन अब तुम्हारी बातें सुनकर मुझे एहसास हुआ कि अक्लमंद तो तुम और तुम्हारा बॉस है। जो बात तुमने इतनी आसानी से सोच ली है वो मेरे तसव्वुर में भी ना थी। जूलिया ने हाथ उठाकर जोसेफ के कंधे पर थपकी देते हुए तहसीन भरे लहजे में कहा तो जोसेफ के चेहरे पर चमक सी उभर आई। आप बॉस की साथी हैं मैडम, आपका रुतबा बुलंद है, जबकि मैं तो बॉस का गुलाम हूँ। जोसेफ ने सर झुकाते हुए बड़े आर्जाना लहजे में कहा तो जूलिया बेएहतियात मुस्कुरा दी। ओके ठीक है, तुम यहाँ उनकी बू सूंघो, फिर हमें यहाँ से रवाना होना है क्योंकि चांगी चेक पोस्ट का फासला यहाँ से काफ़ी ज़्यादा है। जूलिया ने कहा, आप जीप में बैठे, मैं आ रहा हूँ, फिर आप देखेंगे कि हम कितनी जल्दी वहाँ पहुँचते हैं। जोसेफ ने कहा तो जूलिया ने जैकेट की जेब से मशीन पिस्टल निकालकर वहाँ मौजूद उस आले पर फायर खोल दिया जिसको गालिक ऑपरेट कर रहा था। फिर मशीन पिस्टल जेब में डालकर वो मुड़ी और थोड़ी देर बाद वो जीप की साइड सीट पर बैठ चुकी थी। थोड़ी देर बाद जोसेफ तेज से इस कदम उठाता हुआ जीप की तरफ आ गया। उसके हाथ में एक मुड़ा तोड़ा सा टिश्यू पेपर था। उसने जीप में बैठकर एक बार उसे नाक से लगाकर सूंघा, फिर टिश्यू पेपर को अपनी जेब में डाल दिया। ये किसका है? जूलिया ने पूछा। इसमें औरत की महसूस बू आ रही है। यह यकीनन उस गायकर की साथी औरत सैंडी का है और अब मैं उनको पाताल में भी तलाश कर लूँगा। जोसेफ ने इंतहाई संजीदा लहजे में जवाब दिया और दूसरे लम्हे जीप स्टार्ट होकर उस कोठी के फाटक पर पहुंचकर रुक गई। जोसेफ ने नीचे उतरकर फाटक खोला और जीप में बैठकर उसने जेब को बाहर निकाला और एक बार फिर उसे रोक कर नीचे उतरा और फाटक को अंदर से बंद करके खुद वो छोटे फाटक से बाहर आ गया। बाहर से छोटा फाटक भी बंद कर दिया और आकर जीप की ड्राइविंग सीट पर बैठ गया। कुछ देर बाद जीप हादसी तेज रफ्तारी से चलती हुई आगे बढ़ी चली जा रही थी, जबकि जूलिया खामोश बैठी थी। उसके जहन में बार बार जोसेफ की बातें आ रही थी। उसे हकीकतन ये एहसास हो रहा था कि जोसेफ बेहद अक्लमंद और गहरा आदमी है, जबकि अब तक वो जोसेफ के बारे में यही समझती रही थी कि वो जोसेफ को अलग समझती रही है। वो अब सोच रही थी कि इस मिशन की रिपोर्ट देते वक्त वो हसूसी तौर पर जोसेफ की अक्लमंदी और होशियारी के बारे में जिक्र करेगी और वो सिफारिश करेगी कि जोसेफ को बाकायदा सीक्रेट सर्विस में शामिल किया जाए कि अचानक जीप उछलने लगी और जूलिया चौंक कर अपने ख्यालात से बाहर आ गई। उसके साथ ही वो ये देखकर चौंक पड़ी कि जीप सड़क को छोड़कर झाड़ियों भरे मैदान में दौड़ती हुई आगे बढ़ी चली जा रही थी। क्या हुआ, तुमने सड़क क्यों छोड़ दी? अभी तो चांगी चेकपोस्ट कम से कम 2 घंटे के फासले पर है, जूलिया ने हैरत भरे लहजे में कहा।
मैंने लोरगो और चांगी को नक्शे में गौर से चेक किया है। अगर हम सड़क के रास्ते वहां जाएं तो वाकई 2 घंटे लग जाएंगे, क्योंकि सड़क बहुत लंबा चक्कर काट कर चांगी पहुंचती है। इसके अलावा हम चांगी चेक पोस्ट के ऊपर में होकर आगे बढ़ जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि उन लोगों ने चेक पोस्ट पर कोई गड़बड़ कर रखी हो और हमें वहां रोका भी जा सकता है। हमारे खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है। इस रास्ते से हम चांगी चेक पोस्ट को क्रॉस करके आगे सड़क पर पहुंच जाएंगे, और वो भी आधे वक्त में। जोसेफ ने तफसील बताते हुए कहा, क्या ये ज़रूरी है कि वो चांगी चेक पोस्ट के बाद ही पिकटिंग करें? वो इससे पहले भी तो ट्रैप बिछा सकते हैं। जूलिया ने कहा, यस मैडम, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो बाद में ही ऐसा करेंगे, क्योंकि जिस किस्म का मोड ऐसी ट्रैपिंग के लिए ज़रूरी होता है वह चेक पोस्ट के बाहर ही आता है। लेकिन अगर वो वहाँ ना हुए तो फिर मैं उनकी बूथ सूंघकर वापस चल पड़ूंगा। जोसेफ ने कहा। तो जूलिया ने इस बात में सर हिला दिया। फिर तकरीबन 1.25 घंटे के मुसलसल सफ़र के बाद जोसेफ ने कार दरख्तों के एक झुंड में रोक दी। क्या हुआ? जूलिया ने चौंक कर पूछा। यहाँ से सड़क करीब है, मैं पहले उनकी बू सूंघूंगा, फिर बाकी कार्रवाई होगी, जोसेफ ने कहा। लेकिन अगर तुम किसी की नज़रों में आ गए तो? आप बेफिक्र रहे मैडम, जोसेफ जंगल का प्रिंस है, जोसेफ ने बड़े फ़ाहराना लहजे में कहा, और फिर उसके साथ ही वो उछलकर जीप से नीचे उतरा और दरख्तों की झुंड में गायब हो गया। जूलिया भी नीचे उतरी और एक दरख्त के ओट में होकर खड़ी हो गई, क्योंकि उसे खदशा था कि कोई अचानक ना आ जाए। वैसे उसे यकीन था कि जोसेफ आसानी से गायकर और सैंडी की नज़रों में ना आ सकेगा, क्योंकि अब उसे जोसेफ की सलाहियतों पर मुकम्मल एतमाद हो गया था। फिर थोड़ी देर देर बाद जोसेफ इसी तरह दौड़ता हुआ वापस आया। क्या हुआ? जूलिया ने दरख्त की ओर से निकलते हुए पूछा। मैडम, यहाँ से 2 मील के फासले पर मोड़ से पहले गायकर की जीप सड़क की साइड पर खड़ी है, जिसकी तफसील गाजिक ने बताई थी। और वो औरत सड़क की एक तरफ जिधर हम हैं एक दरख्त पर मौजूद है, उसके हाथ में मिसाइल गन है, जबकि उसके कंधे पर मशीन गन लटकी हुई है। जबकि गायकर सड़क के दूसरी तरफ जीप में मौजूद है। जोसेफ ने जवाब देते हुए कहा, क्या तुमने उन्हें देखा है? मैडम, मैं उनकी बू सूंघता हुआ पहुंचा हूँ। उस औरत को तो मैंने देख लिया, लेकिन गायकर की बू दूसरी तरफ से आ रही है, जोसेफ ने कहा। तो फिर ऐसा है कि मैं सड़क क्रॉस करके दूसरी तरफ जाती हूँ, तुम उधर रुको ताकि बैक वक्त दोनों का हाथमा किया जा सके, जूलिया ने कहा। आपको सड़क क्रॉस करते हुए वो देख लेंगे, जबकि मैं हाथ से फासले से सड़क क्रॉस करके उस गायकर के हुक्म में पहुंच जाऊंगा। आप ये हुक्म दें कि उन्हें जिंदा पकड़ना है या हलाक करना है, जोसेफ ने कहा। उन्हें जिंदा पकड़कर हमने करना क्या है? उन्हें हलाक करना है, ताकि जिस मिशन पर हम दोनों को भेजा गया है वो मुकम्मल हो सके, जूलिया ने कहा। ठीक है, आप मेरे साथ आइए, मैं आपको वो जगह दिखा देता हूँ जहाँ वो औरत मौजूद है, जबकि मैं यहीं से चक्कर काट कर फासले से सड़क क्रॉस करके उस गायकर के हुक्म में पहुँचूंगा। और फिर आप जैसे ही फायर की आवाज़ सुने, आप भी उस औरत पर फायर खोल दें, जोसेफ ने कहा। ठीक है, मशीन गनें बैग में मौजूद हैं, वो ले लो, जूलिया ने कहा। तो जोसेफ असबात में सर हिलाता हुआ जीप की तरफ बढ़ गया। जीप के ऊपरी हिस्से में एक बैग पड़ा था। उसने बैग खोला और उसमें से 2 मशीन गन्नें निकाल कर एक जूलिया को दे दी और दूसरी अपने कंधे से लटका कर उसने जीप का दरवाज़ा आहिस्ता से बंद कर दिया। आइए मैडम, जोसेफ ने कहा। हाँ चलो, जूलिया ने कहा। फिर वो दोनों तेज तेज कदम उठाते हुए दरख्तों की झुंड के दूसरी तरफ एक मैदान में पहुंच गए, जहाँ दूर दूर तक ऊंची झाड़ियाँ थीं। अलबत्ता दूर दरख्तों का सिलसिला नजर आ रहा था, और फिर वो झाड़ियों से गुजरते हुए आगे बढ़ते चले गए। हमें चेक तो नहीं कर लिया गया इस खुले मैदान में, मैडम, जूलिया ने कहा। मैडम, उनकी पूरी तवज्जो सड़क की तरफ है, जोसेफ ने जवाब दिया। तो जूलिया ने इस बात में सर हिला दिया। मैदान को अबूर करके वो दरख्तों के करीब पहुंच गए। अब दूर से एक बल खाकर जाती हुई सड़क नजर आने लगी। इस पर ट्रैफिक खासी तादाद में आ जा रही थी। मैडम, वो सामने जो दरख्तों का झुंड है उसमें वो औरत मौजूद है, जोसेफ ने एक जगह रुक कर उंगली से इशारा करते हुए बताया। ठीक है, तुम किस साइड से जाओगे? मैं पहले मशरिक की तरफ से जाऊंगा और हाथ सा लंबा चक्कर काट कर सड़क क्रॉस करके उस झुंड के मुकाबिल दरख्तों के झुंड के ऊपर में जाकर उस गायकर का हाथमा करूंगा, जोसेफ ने कहा। ओके ठीक है, जाओ, जूलिया ने मुतमईन होते हुए कहा। तो जोसेफ तेज़ी से मुड़ा और झुके झुके अंदाज में दौड़ता हुआ तेज़ी से आगे बढ़ता चला गया, जबकि जूलिया इस वक्त तक झाड़ियों की ओर में बैठी रही, जब तक जोसेफ उसे नजर आता रहा। जब जोसेफ उसकी नज़र से ओझल हो गया तो बड़े मोहतात अंदाज में झाड़ियों की ओर लेते हुए दरख्तों के उस झुंड की तरफ बढ़ती चली गई जिस तरफ जोसेफ ने इशारा किया था। वो इसलिए बड़े मोहतात अंदाज में आगे बढ़ रही थी क्योंकि औरत होने के नाते उसे एहसास था कि औरतें ऐसे मामलात में मर्दों से ज़्यादा हसास होती हैं। इसलिए हो सकता है कि उस सैंडी ने उकब का भी ख्याल रखा हुआ हो। और फिर थोड़ी देर बाद वो दरख्तों के उस झुंड में दाखिल हो गई, लेकिन अब वो पहले से भी ज़्यादा मोहतात हो गई थी। और फिर एक दरख्त की घनी छाहों में बैठी हुई औरत उसे नजर आ ही गई। उसकी पुश्त जूलिया की तरफ थी, जबकि उसकी पूरी तवज्जो सामने की तरफ थी। मशीन गन उसके कांधे से लटकी हुई थी, जबकि उसके हाथों में भारी मिसाइल गन मौजूद थी। जूलिया एक ऊंची झाड़ी की ओट में बैठ गई और फिर तकरीबन 20 मिनट बाद उसे दूर से तेज़ फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी। फायरिंग की आवाज़ सुनकर वो औरत बेएहतियात चौंक पड़ी और फिर तेज़ी से नीचे उतरने लगी। मिसाइल गन भी उसने अपने कांधे से लटका ली थी। जूलिया ने मशीन गन का रुख उसकी तरफ किया और ट्रैगर दबा दिया। दूसरे लम्हे रेट रेट की आवाज़ों के साथ ही वो औरत चीखती हुई एक धमाके से नीचे झाड़ियों में आ गिरी। नीचे गिरकर उसने पलट कर उठने की कोशिश की, लेकिन जूलिया ने दूसरा राउंड फायर कर दिया और वो औरत एक बार फिर चीखती हुई गिरी और फिर एक झटका खाकर साकत हो गई। जूलिया तेज़ी से आगे बढ़ी,
फिर एक तवील सांस लेकर रुक गई क्योंकि उस औरत की आंखें बेनूर हो चुकी थीं। इमरान अपने साथियों समेत चांदगी चेकपोस्ट से तकरीबन 10 किलोमीटर पहले दरख्तों के एक झुंड में मौजूद था। जूलिया की कार उसे जैसे ही मिली उसने जीप का रुख सड़क से हटाकर दरख्तों के एक झुंड की तरफ कर दिया। फिर वहां पहुंचकर उसने जीप रोक दी। अब पर्दा उठने का इंतजार करना होगा, इमरान ने कहा और जीप से नीचे उतर आया। पर्दा उठने का इंतजार? क्या मतलब इमरान साहब? साले ने भी जीप से उतरकर हैरत भरे लहजे में कहा। दूसरे साथी भी जीप से नीचे उतर आए। क्या हुआ इमरान साहब, आप यहाँ रुक क्यों गए हैं? सफदर ने कहा। इसलिए ताकि रास्ता साफ हो सके, इमरान ने जवाब दिया। लेकिन आपने तो जूलिया और जोसेफ को वहाँ रुकने का कहा था, सफदर ने कहा। हाँ, पहले मैंने यही कहा था, लेकिन फिर फ़ोन पर जल उठने वाला नुक्ता देखकर मैं समझ गया कि काल दरमियान में सुनी जा रही है और लामहला ये काल गायकर ही सुन रहा होगा। क्योंकि जूलिया के मुताबिक वो सैंडी के साथ हमारे इस्तकबाल के लिए चांगी चेकपोस्ट की तरफ गया है, इसलिए मैंने इरादा बदल लिया और कुव्वत शामा का हवाला देकर उन्हें काम करने का कह दिया। कुव्वत शामा से आपका क्या मतलब था? मैं समझी नहीं, सालिया ने कहा। इसीलिए तो मैंने ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया ताकि कोई समझ ना सके, वरना वरना तो गायकर जो तरबियत याफ्ता एजेंट है बड़ी आसानी से सब कुछ समझ जाता। इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। तो फिर जूलिया कैसे समझ लेगी? सालिया ने कहा। उसका समझना भी मुश्किल है, फिर कौन समझेगा? सालिया ने हैरत भरे लहजे में कहा। मिस जूलिया जोसेफ के साथ हैं और ये लफ्ज़ जोसेफ के लिए बोला गया है क्योंकि जोसेफ जंगल का प्रिंस है, उसकी कुव्वत शामा बेहद तेज़ है। इसलिए इस काल से इमरान का मतलब था कि जोसेफ और जूलियस गायकर और सैंडी का बाकायदा सुराह लगाकर उनका खात्मा कर दें। कैप्टन शील ने तफसील से बात करते हुए कहा। ओह, लेकिन क्या हम उनका खात्मा नहीं कर सकते थे? सालिया ने चौंक कर कहा। मिस सालिया, अपनी और गायकर की सूरत हाल को समझे। वो दोनों तरबियत याफ्ता है, उन्होंने पहली काल सुन ली थी, इसलिए उन्हें मालूम है कि हम जीप पर सवार होकर लोरगो पहुंच रहे हैं। हमने उन्हें नहीं देखा और उन्होंने भी हमें नहीं देखा हुआ। अलबत्ता इस काल से उन्हें यह मालूम हो गया कि हमें उनकी जीप की तफसीलात का इल्म हो गया है, इसलिए वो हमें ट्रैप करने के लिए जीप को किसी मोड़ के करीब सड़क के किनारे रोककर उस झाड़ियों की ओर में रुककर बैठ जाएंगे। देखिए, हम जब उस जीप को देखेंगे तो लामहला हम चेकिंग करने के लिए रुकेंगे। इस तरह उन्हें इल्म हो जाएगी कि हम ही उनके मतलूबा आदमी और वो हम पर फायर खोल देंगे। कैप्टन शील ने तफसील से बात करते हुए कहा। हैरत है, तुम इमरान के जहन को इस हद तक समझते हो? साले ने हैरत भरे लहजे में कहा। इमरान साहब के साथ हमारी रफाकत बेहद तवील है और फिर ये तो आम सी बात है। कैप्टन शील ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम उसे अपनी जहानत से मरूब करने की नाकाम कोशिश कर रहे हो। खवातीन अक्लमंद मर्दों की तारीफ सुनती ज़रूर है मगर उनसे मरूब नहीं हुआ करती, इसलिए तो सफदर खामोश है, हालांकि वो तुमसे ज़्यादा अक्लमंद है। इमरान ने कहा तो कैप्टन शील बेएहतियात हंस पड़ा। सफदर साहब, मुझे समझना तो एक तरफ, अब मुझसे बात करना भी छोड़ गए हैं। साले ने मुस्कुराते हुए कहा। तुमसे क्या बात की जाए, तुम बच्चों की तरह सवालात करना शुरू कर देती हो। सफदर ने मुंह बनाते हुए कहा तो सब बेएहतियात हंस पड़े। अरे अरे, अभी तुम्हारी इतनी उम्र नहीं हुई कि सालिया तुम्हारी नज़दीक बच्ची बन गई है। इमरान ने कहा तो सब एक बार फिर हंस पड़े। इमरान साहब, अब हम यहाँ कब तक रुकेंगे? कैप्टन शील ने पूछा। जब तक जूलिया की काल ना आ जाए, ताकि रास्ता साफ हो गया है, इमरान ने जवाब दिया। मेरा ख्याल है कि मिस जूलिया जोसेफ की बात नहीं मानेगी। सफदर ने कहा। तुमने जोसेफ के बारे में जूलिया की रिपोर्ट नहीं सुनी? उसने उसकी कारकर्दगी को शानदार कहा है। इसका मतलब है कि जोसेफ ने जूलिया पर अपनी सलाहियतों का सिक्का जमा लिया है। इमरान ने जवाब दिया तो सब बेएहतियात हंस पड़े। तुमने इसलिए जोसेफ को साथ भेजा होगा इस तरह जूलिया पर रोब डाला जाए, तन्वीर ने मुंह बनाते हुए कहा। रोब डालना और बात होती है और सलाहियतों का सिक्का जमाना और बात होती है। इमरान ने जवाब दिया। फिर इसी तरह की बातें करते हुए उन्हें तकरीबन 2 घंटे हो गए, लेकिन जूलिया की तरफ से कोई कॉल ना आई और अब सिवाय इमरान के बाकी सबके चेहरे ही बोर नजर आ रहे थे। हम यहाँ खड़े वक्त ज़ाया कर रहे हैं, तन्वीर ने उसीले लहजे में कहा। लेकिन इससे पहले कि मज़ीद कोई बात होती, सेलफोन की कॉल की आवाज़ आना शुरू हो गई तो इमरान समेत सब चौंक पड़े। इमरान ने जेब से सेलफोन निकाला और उसका बटन ऑन कर दिया। हेलो हेलो जूलियाना स्पीकिंग ओवर। यस प्रिंस ऑफ ढम्प अटेंडिंग यू, इमरान ने कहा। रास्ता क्लियर हो गया है, गायकर और सैंडी दोनों को हलाक कर दिया गया है, इसलिए अब तुम इत्मीनान से आ सकते हो। मैं और जोसेफ चांगी चेकपोस्ट के बाद जो मोड़ आता है उसके करीब मौजूद है, जूलिया ने कहा। पूरी तफसील बताओ, तुम्हारे सारे साथी तफसील सुनने के लिए इंतहाई बेचैन है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सब कुछ जोसेफ की वजह से हुआ है। जोसेफ तो इंतहाई अक्लमंद और बेपनाह सलाहियतों का मालिक है। मैं तो सोच रही हूँ कि चीफ से कहकर उसे भी सीक्रेट सर्विस में शामिल करा दूँ, जूलिया ने कहा तो इमरान के साथियों के चेहरों पर भी एहतियात मुस्कुराहट उभर आई। अरे अरे, ये गजब ना करना, वरना तुम्हारा चीफ किसी जंगल में रास्ता तलाश करता फिर रहा होगा और उसकी जगह जोसेफ ले लेगा, इमरान ने कहा। नॉनसेंस, ये क्या बात कर रहे हो? कहाँ जोसेफ और कहाँ चीफ? जूलिया की इंतहाई गुस्सीली आवाज़ सुनाई दी। शुक्र है तुम नॉर्मल तो हुई, वरना जिस तरह तुमने जोसेफ की तारीफ की थी मैं तो घबरा ही गया था कि मेरा और तनवीर दोनों का पत्ता कट गया है, इमरान ने कहा। बकवास करने की ज़रूरत नहीं, अब तुम आ जाओ, जूलिया ने गुस्सीले लहजे में कहा। अरे वो तफसील तो बता दो। गुड शो जूलिया, तुमने और जोसेफ ने वाकई इस मिशन में काम किया है, हम आ रहे हैं, इमरान ने तहसीन आमेज़ लहजे में कहा और सेलफोन ऑफ करके उसने उसे जेब में डाल लिया। चलो अब रास्ता साफ है,
इमरान ने कहा और जीप की तरफ बढ़ गया। थोड़ी देर बाद एक मोटर की दूसरी तरफ उन्हें जोसेफ और जूलिया जीप के साथ खड़े नजर आए तो इमरान ने जीप रोक दी। वेल डन जोसेफ, तुमने तो मुझे भी हैरान कर दिया, इमरान ने तहसीन आमेज लहजे में कहा। मैं तो आपका गुलाम हूँ बॉस, जोसेफ ने इंतहाई मुसरत भरे लहजे में कहा। अब यहाँ से जाने से पहले हमने मेकअप करना है, वरना सिर्फ ये लोग ही ना होंगे, ब्लैक थंडर ने और भी जाल बिछा रखे होंगे। इमरान ने कहा तो सबने इस बात में सर हिला दी। सरदार मातो लिबार्टरी एरिया के करीब बने हुए लकड़ी के मखसूस कैबिन में बैठा था। वो दरमियाने कदर वर्जिशी जिस्म का आदमी था। क्योंकि वो मारतू कबीले का सरदार था इसलिए उसने अपने गले में काले रंग की पट्टी बांध रखी थी, जिसके दरमियान सफ़ेद रंग का एक सांप कुंडली मारे बैठा नजर आ रहा था। ये सरदार का हाथ निशान था, जबकि सरदार मातू की जिस्म पर जीन्स की पैंट और शर्ट और उस पर उसने स्याह लेदर की जैकेट पहन रखी थी। वो लकड़ी की बनी हुई कुर्सी पर बैठा था, जबकि उसके सामने लकड़ी के तख्तों से बनाई गई मेज़ पर एक ट्रांसमीटर, एक वायरलेस फ़ोन और शराब की एक बोतल मौजूद थी। सरदार मातू बोतल उठाकर एक घूंट लेता और फिर बोतल को वापस रख देता। उसका अंदाज ऐसा था जैसे वो शराब से बाकायदा लुत्फ अंदोज हो रहा हो। अचानक सामने मेज़ पर पड़े हुए फ़ोन की घंटी बज उठी तो उसने हाथ चौंक कर हाथ में पकड़ी हुई शराब की बोतल मेज़ पर रखी और फ़ोन का रिसीवर उठा लिया। सरदार मातू बोल रहा हूँ, सरदार मातू ने कहा। सेकंड हेडक्वार्टर कॉलिंग। यस सर, हुक्म सर, सरदार मातू ने इंतहाई मोतवाना लहजे में कहा। लोरगो शहर में मौजूद हमारे तमाम एजेंट्स खत्म कर दिए गए हैं। मेकअप कैप करने वाली रेस मशीनें और टारगेट को जलाकर राख कर देने वाली मशीनें भी तबाह कर दी गई हैं। इसलिए अब लोरगो शहर बाकी सही एजेंटों के लिए ओपन हो चुका है। दूसरी तरफ से कहा गया तो सरदार मातू के चेहरे पर हैरत की तासुरात उभर आए। यस सर, फिर क्या हुक्म है सर, सरदार मातू ने पूछा। अब ये बाकीशाही एजेंट्स जंगल में दाखिल होकर लिबार्टी को तबाह करने के लिए आगे बढ़ेंगे, इसलिए अब तुमने उनका हतमी तौर पर हाथमा करना है। दूसरी तरफ से तहकुमाना लहजे में कहा गया। ये सर, मैं इनके हाथमे के लिए तैयार हूँ सर। यहाँ से लोरगो शहर तक पूरे इलाके में मेरे आदमी मौजूद हैं। इससे ये लोग जंगल में दाखिल होंगे, हलाक कर दिए जाएंगे, सरदार मातू ने बड़े एतमाद भरे लहजे में कहा। ये दुनिया के खतरनाक तरीन एजेंट हैं। अब तक बीटी ने अपने बेशुमार एजेंट्स इनके मुकाबले पर उतारे हैं, लेकिन ये उल्टा उन्हें हलाक करके जहाँ तक पहुँच गए हैं। लेकिन अब तक तमाम मामला शहरों में तय हुए हैं। अब पहली बार ये जंगल में दाखिल होंगे, इसलिए हेडक्वार्टर का ख्याल है कि जंगल में तुम और तुम्हारे आदमी उनके मुकाबले ज़्यादा मौसर साबित हो सकते हैं। दूसरी तरफ से कहा गया। यह सर, हेडक्वार्टर का ख्याल दुरुस्त है सर, सरदार मातू ने कहा। इनकी तादाद 7 है, जिनमें 2 औरतें और 5 मर्द शामिल हैं। एक मर्द अफ्रीकी हबशी है। सेकेंड हेडक्वार्टर से कहा गया। यह सर, आप बेफिक्र रहें सर, यहाँ वो दूसरा सांस भी ना ले सकेंगे, सरदार मातू ने कहा। यह भी हो सकता है कि ये किसी हेलीकॉप्टर पर एन लिबार्टी के इलाके में उतर जाएं, इसलिए तुमने कोई भी हेलीकॉप्टर या जहाज़ देखते ही फिजा में उड़ा देना है। कोई भी मशकूक आदमी सामने आए, बगैर चेकिंग किए उसका फौरी हाथमा कर देना है, सेकेंड हेडक्वार्टर ने कहा। यह सर, हमारे पास हर किस्म के मुकम्मल इंतजामात मौजूद हैं। वो जिस अंदाज में भी जंगल में दाखिल हुए मार डाले जाएंगे, सरदार मातू ने एतमाद भरे लहजे में कहा। तुम हाई अलर्ट करा दो और लोरगो शहर से जंगल में दाखिल होने वाले हर अजनबी को हर कीमत पर मार गिराओ। किसी को चेक करने की ज़रूरत नहीं, बगैर किसी तोकफ के हर एक को उड़ा दो, सेकेंड हेडक्वार्टर से तेज़ लहजे में कहा गया। यह सर, मैंने पहले ही ऐसे इंतजाम कर रखे हैं, सरदार मातू ने जवाब देते हुए कहा। इंतजाम की तफसील बताओ, दूसरी तरफ से पूछा गया। सर, जंगल में खौफनाक दरिंदे मौजूद हैं और लोरगो से लिबार्टी तक पूरे इलाके के दरख्तों पर ऐसे आलात नस्ब कर दिए गए हैं जिनकी चेकिंग हम 24 घंटे करते रहते हैं। इन आलात की वजह से हर दरिंदा, हर परिंदा और हर आदमी जो जंगल में मौजूद होता है यहाँ स्क्रीन पर आ जाता है। लोरगो से लिबार्टी तक तमाम इलाके में मारतू कबीला फैला है। मैंने बतौर सरदार मारतू अपने कबीले के हर आदमी के गले में खसूसी एंटी सेंसर डलवा दिया है। इस तरह चेकिंग स्क्रीन पर मारतू कबीले का कोई आदमी नजर नहीं आता, इसलिए जैसे ही ये लोग किसी भी मेकअप में या किसी भी रूप में जंगल में दाखिल होंगे तो स्क्रीन पर फ़ौरन आ जाएंगे और हम उन्हें इंतहाई आसानी से किसी भी जगह हलाक कर देंगे। अगर ये लोग हेलीकॉप्टर या किसी जहाज़ पर यहाँ आए तो इसके लिए मुख्तलिफ जगहों पर इंतहाई ताकतवर एयरक्राफ्ट गने नस्ब है, इसलिए उन्हें चाहे वो कितनी भी बुलंदी पर हो, आसानी से फ़िज़ा में ही तबाह कर दिया जाएगा, सरदार मातू ने तफसील से जवाब देते हुए कहा। लिबार्टी की क्या पोजीशन है? लिबार्टी के गिर्द ऊंची फसील मौजूद है, जिसके चारों तरफ वाच टावर्स मौजूद हैं, जहाँ 24 घंटे एंटी एयरक्राफ्ट गने, दूसरा ताकतवर असलहा और आदमी मौजूद रहते हैं। सलाजीम पहले लिबार्टी से बाहर आते जाते रहते थे, लेकिन अब उन्हें बाहर आने से मुस्तकिल तौर पर रोक दिया गया है। लिबार्टी का बाहर से कोई गेट नहीं रखा गया। अलबत्ता इस लिबार्टी के 2 खुफिया रास्ते हैं, लेकिन इन दोनों रास्तों को भी ताहुक्म सानी मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिया गया है। इसलिए अब लिबार्टी में दाखिल होने का सिवाय फ़िज़ा के और कोई रास्ता नहीं है। फ़िज़ा को भी मुकम्मल कवर कर लिया गया है, सरदार मातू ने जवाब देते हुए कहा। गुरु, उनका हाथमा यकीनी होना चाहिए और अगर तुमने उनका हाथमा कर दिया तो तुम्हें इस कदर इनाम इकराम दिया जाएगा कि तुम इसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये लिबार्टी दरअसल बीटी का मुस्तकबिल है, सेकेंड हेडक्वार्टर से कहा गया। मैं समझता हूँ सर, आप कतई बेफिक्र रहें। सिर्फ 7 अफराद तो एक तरफ, पूरी फौज भी जहाँ एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती, सरदार मातू ने जवाब देते हुए बताया। कोई भी खास बात हो तुमने मुझे इतला देनी है, स्पेशल सुपर फ्रिक्वेंसी पर।
यस सर, सरदार मातू ने कहा। फिर दूसरी तरफ से राब्ता खत्म होने पर उसने भी रिसीवर रख दिया। तो ये लोग आखिरकार यहाँ आ पहुंचे। अब उनका शिकार खेला जाएगा, सरदार मातू ने बड़े फहराना लहजे में कहा। उसके साथ ही उसने हाथ बढ़ाकर ट्रांसमीटर पर एक फ्रीक्वेंसी एडजस्ट करना शुरू कर दी और फिर उसका बटन ऑन कर दिया। हेलो, एसएमए बोल रहा हूँ, ओवर, सरदार मातू ने बार बार कॉल देते हुए कहा। दुश्मन एजेंट लोरगो पहुंच चुके हैं, SM-3, इसलिए तमाम ऑपरेशन को अच्छी तरह चेक कर लो और हाई अलर्ट का ऐलान कर दो। दुश्मन एजेंटों को एक कदम भी आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलना चाहिए, ओवर, सरदार मातू ने सख्त लहजे में कहा। आप बेफिक्र रहें, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा, ओवर, दूसरी तरफ से कहा गया। तो सरदार मातू ने ओके कहकर ट्रांसमीटर ऑफ किया। फिर उसने वायरलेस फ़ोन का रिसीवर उठाकर नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। यस, एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। लहजा बेहद सख्त था। सरदार मातू बोल रहा हूँ, सरदार मातू ने कहा। ओह, आपने क्यों कॉल की है? एंथनी बोल रहा हूँ, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर, दूसरी तरफ से इस बार कदरे नर्म लहजे में कहा गया। सेकेंड हेडक्वार्टर से मुझे कॉल करके बताया गया है कि पाकिस्तानी एजेंट लोरगो पहुंच गए हैं और उन्होंने वहां हमारी तमाम आदमियों का खात्मा कर दिया है। अब वो यहाँ लिबार्टी में दाखिल होने के लिए लादबंद जंगल में दाखिल होंगे, इसलिए आप अब हाई अलर्ट रहेंगे और किसी भी सूरत में किसी भी एयरक्राफ्ट को सलामत नहीं रहना चाहिए। आप उसे हर सूरत में फिजा में ही तबाह कर दें, सरदार मातू ने कहा। ठीक है, ऐसा ही होगा। हम 24 घंटे रेड अलर्ट रहते हैं क्योंकि हमें इस लिबार्टी की अहमियत का पूरी तरह एहसास है, एंथनी ने जवाब देते हुए कहा। अव्वल तो ये लोग हमारे ही हाथों हलाक हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आपने होशियार रहना है, सरदार मातू ने कहा। और उसके साथ ही उसने एक बार फिर हाथ बढ़ाकर कैडल दबाया और फिर हाथ हटाकर टोन आने पर उसने तेज़ी से नंबर प्रेस करने शुरू कर दिए। माशू बोल रहा हूँ, राब्ता कायम होते एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी। सरदार मातू बोल रहा हूँ। आओ, आप हुक्म फरमाइए सरदार। लोरगो शहर में पाकिस्तानी एजेंट पहुंच चुके हैं, जिनकी तादाद 7 है। उस ग्रुप में 2 औरतें और 5 मर्द हैं, जिनके साथ एक गाइड अफ्रीकी हबशी भी शामिल है। उन्होंने लोरगो में हमारे तमाम एजेंटों का खात्मा कर दिया है और अब ये मारतू एरिया पहुंचने के लिए पर तोल रहे हैं। क्या तुम उन्हें ट्रेस कर सकते हो? सरदार मातू ने कहा। वहाँ इसके ऊपर काम हो सकता है क्योंकि लोरगो में मुकामी लोगों की अक्सरियत है और अजनबी अफराद की निगरानी आसानी से कराई जा सकती है। इस तरह इस ग्रुप को ट्रेस किया जा सकता है, लेकिन जनाब उन्हें हलाक करना कौन करेगा? क्योंकि मेरे आदमी सिर्फ मुहबरी तो कर सकते हैं, किसी तरबियत याफ्ता फर्द को हलाक नहीं कर सकते। माशू ने खुलकर बात करते हुए कहा। तुम इसी फिक्र मत करो, यह हमारा काम है। तुमने सिर्फ मुझे दुरुस्त और हतमी मालूमात मुहैया करनी है और तुम्हारा मुआवजा डबल होगा, सरदार मातू ने कहा। मुझे कहाँ इतला देनी होगी और कितना मुआवजा मिलेगा? एक फ़ोन नंबर नोट कर लो, इस पर तुम्हें इतला देनी है और मुआवजा तुम कितना चाहते हो। लेकिन ये सुन लो, अगर तुम्हारी दी हुई मालूमात गलत साबित हुई तो तुम अपने ग्रुप समेत हलाक कर दिए जाओगे, सरदार मातू ने सख्त लहजे में कहा। मैं आपके बारे में जानता हूँ, इसलिए मैं कैसे गलत बयानी कर सकता हूँ। ठीक है, बोलो, मुआवजा कितना दूँ? जनाब सिर्फ $1 लाख दे दे, माशू ने कहा। एक नहीं, $2 लाख मिलेंगे। शर्त वही कि मालूमात फौरी और हतमी और दुरुस्त होनी चाहिए। आप बेफिक्र रहें जनाब, जैसे उन्होंने किसी मुकामी आदमी से रब्ता किया आपको फौरी इतला मिल जाएगी, माशू ने मुसरत भरे लहजे में कहा। ओके, सरदार मातू ने कहा और रिसीवर रख दिया। उसे मालूम था कि माशू का मुहबरी का पूरा ग्रुप लोरगो में सबसे वसी और सबसे मौसर है, इसलिए माशू लाजमन इस ग्रुप का सुराह निकाल लेगा। फिर उन्हें लोरगो में ही आसानी से हलाक कराया जा सकता है। इमरान अपने साथियों समेत लोरगो की एक काफ़ी बड़ी इमारत में मौजूद था। ये जगह उन्होंने यहाँ के सियाहों के लिए रिहाइश गाहें मुहैया करने वाले ग्रुप से नकद रकम देकर हासिल की थी। गायकर और सैंडी की लाश और उनकी जीप उन्होंने वहाँ छोड़ दी थी। फिर वो अपनी जीपों में सवार होकर जहाँ पहुँच गए। चांगी चेक पोस्ट पर उनकी सरसरी सी चेकिंग की गई क्योंकि उन सबके पास बैनुल-अक़वामी सियाहती इदारे के खसूसी कार्ड मौजूद थे। चूँकि सबको मालूम था कि ऐसे कार्ड इंतहाई छानबीन के बाद जारी किए जाते हैं, इसलिए इन कार्ड होल्डर्स की छानबीन ना की जाती थी। इमरान साहब, क्या जोसेफ बाहर पहरा दे रहा है? अचानक सफदर ने कहा, क्योंकि जोसेफ काफ़ी देर से गायब था। नहीं, वो मार्तो कबीले के किसी आदमी को ट्रेस करके जहाँ लाने की गर्ज से गया है ताकि उसे लिबार्टी और बाकी एरिया के बारे में तफसीलात मालूम की जा सके, इमरान ने कहा। मेरा ख्याल है कि हमें वहाँ हेलीकॉप्टर पर जाना चाहिए। जंगल के दरिंदे हमारे लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं, साले ने कहा। अगर इंसानी दरिंदे अल्लाह ताला के फजलो करम से हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सके तो बेचारे हैवानी दरिंदे क्या कर सकेंगे? अलबत्ता हेलीकॉप्टर को फ़िज़ा में ही आसानी से तबाह किया जा सकता है, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। इमरान साहब, गायकर और सैनी की हलाकत की इतला ब्लैक थंडर तक पहुंच गई होगी और हो सकता है कि वो यहाँ फौरी तौर पर कोई और टीम भेज दें, इसलिए हमें आगे की कार्रवाई जल्द से जल्द कर लेनी चाहिए, सफदर ने कहा। हाँ, ऐसा भी हो सकता है और ये भी हो सकता है कि उन्होंने अब अपनी पूरी तवज्जो लिबार्टी पर लगा दी हो, इमरान ने जवाब देते हुए कहा। इमरान साहब, उन सलादीन के बारे में तारीख हमें जो कुछ बताती है वो तो इंतहाई खौफनाक है, अचानक खामोश बैठे हुए कैप्टन शील ने कहा। तुमने उनके बारे में पढ़ा है? इमरान ने मुस्कुराते हुए पूछा। हाँ, जब मुझे इस बारे में मालूम हुआ तो मैंने नेशनल लिबार्टी लाइब्रेरी जाकर इस बारे में तारीख की किताबें निकलवाईं और उन्हें पढ़ा। सलाजी में कैसी मखलूक है जिसका सर बैल जैसा और जिस्म इंसानों जैसा है?
पहले तो लोगों ने ऐसी किसी मखलूक के वजूद से इनकार कर दिया था, क्योंकि ऐसा नामुमकिन है। लेकिन फिर अबू अलहोल का मुजस्सिमा जो अभी मौजूद है और ऐसे पत्थर और तख्तियाँ सामने आ गईं जिन पर इस मखलूक की कदीम दौर की तस्वीर बनी हुई हैं, तो फिर लोगों को इस पर कुछ यकीन आने लगा। और अब जब से साइंसदानों ने क्लोनिंग में महारत हासिल कर ली है, तब से ऐसी मखलूक के वजूद पर लोगों को यकीन हो गया। लेकिन सलाजिम के बारे में तो लिखा गया है कि इन पर कोई हथियार असर नहीं करता, कैप्टन शील ने कहा। लेकिन क्लोनिंग से ये मखलूक कैसे वजूद में आ सकती है? क्लोनिंग से तो जिसका डीएनए होगा वैसी ही मखलूक पैदा होगी। जैसे साइंसदानों ने एक भेड़ के डीएनए से क्लोनिंग के जरिए वैसी ही भेड़ पैदा कर ली थी जिसका नाम डोली रखा गया था। जूलिया ने कहा, तुम दोनों की बात दुरुस्त है। कदीम दौर में शायद साइंसदान आजकल के साइंसदानों से ज़्यादा एडवांस थे, लेकिन साइंसदानों की बजाय वो जादूगर उन्हें कहा जाता था। बहरहाल मखलूक पैदा हुई जिसे जैसे जल परी, अबू अल हलूल, उड़ता घोड़ा, अब तक तमाम तस्वीर हमारे सामने मौजूद है। जबकि हमारे साइंसदान अभी तक इस हद तक नहीं पहुंचे कि मखलूक को वजूद में ला सके। लेकिन जैसे जूलिया ने बताया कि एनडीए से वैसे ही मखलूक क्लोनिंग के जरिए पैदा की जा सकती है और मौजूदा साइंसदानों को स्लाजिम का ढांचा मिल गया है और वो उसके डीएनए से स्लाजिम मखलूक वजूद में लाई गई है। इस साइंसदान को ब्लैक थंडर ले उड़ी और उन्होंने स्लाजिम को मुस्तकबिल में अपनी फौज का दर्जा दे दिया, क्योंकि ये मखलूक नाकाबिल तसीर होने के साथ साथ 100% हद तक फर्माबरदार भी रहती है और उस पर कोई बारूद या कोई रेस भी असर नहीं कर सकती। इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर वो हज़ारों लाखों की तादाद में से वजूद में ले आए तो फिर पूरी दुनिया को उन स्लाजिम के ज़रिए आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। और ये तमाम काम खुफिया तौर पर हो रहा था कि इसका इल्म सुपर पावर्स को हो गया, जिसके नतीजे में हम यहाँ मौजूद हैं। इमरान ने कहा, लेकिन इमरान साहब उनका खात्मा कैसे किया जा सकता है? कैप्टन शील ने कहा, मैंने इस पर सोचा है। तारीख हमें बताते हैं कि तूफ़ान नूह ने ऐसी तमाम महलूकात का खात्मा कर दिया, वरना शायद अब तक इस पूरी दुनिया पर हुकूमत ही इस महलूक की होती। लेकिन अल्लाह ताला ने तूफ़ान नूह के ज़रिए ऐसी तमाम महलूकात का खात्मा कर दिया। उसका मतलब है कि पानी में डूब कर ये हलाक हो सकते हैं। और उस लिबार्टी के बारे में जो कुछ मुझे मालूम हुआ, उसके मुताबिक मारतू एरिया में जहाँ ये लिबार्टी है वहाँ एक गहरी झील भी मौजूद है। अगर इस मखलूक को उस झील में डुबो दी जाए तो ये हलाक हो सकती है। इमरान ने कहा, लेकिन इमरान साहब इस मखलूक के एनडीए तो साइंसदानों के पास होंगे, वो दोबारा ये काम कर सकते हैं। सफदर ने कहा, इस लिबार्टी को भी साथ ही तबाह कर दिया जाएगा तो खुद ही ये सारा सिलसिला ख़त्म हो जाएगा और फौरी तौर पर दुनिया पर मंडलाने वाला यह खतरा दूर हो जाएगा। फिर बाद में जो होगा देखा जाएगा। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, उन्हें कैसे उस झील में डुबोया जाएगा? साला ने हैरत भरे लहजे में पूछा। जो मालूमात मिली है उनके मुताबिक ये सलाजिम मखलूक, जिनकी तादाद सैकड़ों में है, अभी उनकी उम्रें चंद साल है। दूसरे लफ्ज़ों में ये अभी बच्चे हैं, इसलिए वहाँ जाकर देखा जाएगा कि उनके बारे में क्या हो सकता है। इमरान ने जवाब देते हुए कहा। फिर इससे पहले कि इस मौजू पर मजीद बात होती, जोसेफ कमरे में दाखिल हुआ। क्या हुआ जोसेफ, कोई बात बनी? इमरान ने जोसेफ की तरफ देखते हुए पूछा। बॉस, यहाँ एक मुहब्बरी करने वाला ग्रुप है जिसका इंचार्ज माशू नाम का आदमी है। उसे यहाँ मौजूद 25 मारतू अफराद से रब्ता किया और उन्हें मुआवजा देने का वादा करके उनसे कहा कि जैसे ही कोई ग्रुप उनसे मारतू एरिया के बारे में मालूमात हासिल करने के लिए रब्ता करे, वो माशू को बर वक्त इतला दे। जोसेफ ने कहा तो इमरान समेत सब बेएहतियात चौंक पड़े, क्योंकि जोसेफ ने इंतहाई अहम बात बताई थी। तुम्हें कैसे ये तफसील मिली? मैंने एक मारतू को चेक कर लिया था। आपने मारतू की जो हाथ निशानियाँ बताई थी वो मैंने चेक कर ली थी। ये मारतू यहाँ एक होटल में चौकीदार है। मैंने उसे 2 बड़े नोट देकर उससे घर मिलने के लिए कहा तो वो फ़ौरन तैयार हो गया। फिर मुझे अपने घर ले गया, वो वहाँ अकेला रहता था। फिर उसे कुछ मजीद नोट देकर और कुछ सख्ती करके उसे ये मालूमात मिली है, इस माशू का आदमी मुझसे पहले उससे मिल चुका था। उसे यही बताया यहाँ 25 मारतू रहते हैं। ये तादाद इसलिए कम है कि मारतू कबीले के लोग जंगल से बाहर रहना तौहीन समझते हैं, और ये 25 मारतू भी वो हैं जिन्हें इनके कबीले ने किसी न किसी वजह से जंगल से निकाल दिया है। जोसेफ ने जवाब देते हुए कहा, इस माशू के बारे में मालूम किया है कि वो कौन है और कहाँ होता है? इमरान ने पूछा। यस बहुत, मैंने मालूमात हासिल कर ली हैं। ये माशू यहाँ के एक छोटे से क्लब का मालिक है। उस क्लब का नाम माशू क्लब है। क्लब ज़्यादा चलता नहीं, लेकिन उस माशू का मुहब्बरी का काम अच्छा खासा जा रहा है। यहाँ किसकी मुहब्बरी हो सकती है? जूलिया ने पूछा। मुंशियात का धंधा करने वाले ग्रुप्स और असलहे की स्मगलिंग करने वाले ग्रुप्स यहाँ काफ़ी तादाद में मौजूद हैं। इमरान ने जवाब दिया तो जूलिया ने इस बात में सर हिला दिया। क्या तुम उस माशू को उठाकर ला सकते हो या मैं किसी को तुम्हारे साथ भेजूँ? इमरान ने कहा। जैसे आप हुक्म दे बॉस, जोसेफ ने मोदबाना लहजे में जवाब देते हुए कहा। सफदर, तुम जोसेफ के साथ चले जाओ और उस माशू को इस तरह उठाकर यहाँ ले आओ कि उसकी किसी आदमी को इसका इल्म ना हो सके। इमरान ने कहा। लेकिन जिस मारतू से जोसेफ मिला है उसने लाजमन अब तक माशू को इतला दे दी होगी। जोसेफ ने उठते हुए कहा। मैंने उसे कुछ बताने की काबिल ही नहीं छोड़ा। जोसेफ ने कहा। और फिर तो ये काम फ़ौरन करना चाहिए, वरना माशू को उसकी मौत की इतला मिल गई तो वो होशियार हो जाएगा। इमरान ने कहा तो सफदर ने इस बात में सर हिला दिया। इमरान साहब, इसे जो कुछ पूछना है वहाँ ना पूछ लें, इसका यहाँ लाना मसला बन सकता है। सफदर ने कहा। कोई मसला नहीं बनता, तुम उसे यहाँ ले आओ। इससे तफसील से बात करना होगी जो वहाँ नहीं हो सकती। ओके आओ जोसेफ, सफदर ने कहा और जोसेफ समेत बाहर चला गया।
तुम माशू से क्या मालूम करना चाहते हो? जूलिया ने कहा। उसका राब्ता लाजमी सरदार मातू से होगा और इसलिए उसे ये टास्क दिया गया है कि उन्हें हमें इस अंदाज में ट्रेस किया जा सके और वाकई जिसने ये अहकाम दिए हैं वो अक्लमंद आदमी है। उसे मालूम है कि हम मार्तू एरिया में दाखिल होने से पहले लामहला किसी मार्तू से मिलकर इस सारे एरिया के बारे में मालूमात हासिल करने की कोशिश करेंगे। इमरान ने जवाब देते हुए कहा, क्या उस माशू को सारी तफसीलात का इल्म होगा? इमरान साहब, सालिया ने पूछा। देखो, हो सकता है कि उसे कोई काम की बात मालूम हो जाए। इमरान ने जवाब दिया। फिर तकरीबन 1 घंटे बाद सफदर अंदर दाखिल हुआ तो उसके कांधे पर एक बेहोश आदमी लदा हुआ था। जोसेफ किधर है? वो उस वेटर का खात्मा करने के लिए वहीं रुक गया है जिससे उसने इस माशू के ऑफिस का खुफिया रास्ता मालूम किया था। फिर हम दोनों खुफिया रास्ते से उसके ऑफिस में पहुंच गए और उसे बेहोश करके उठाकर इस खुफिया रास्ते से बाहर आ गए। लेकिन उसकी गुमशुदगी का इल्म होते ही ये वेटर जोसेफ का हुलिया बता सकता था, इसलिए जोसेफ वहीं रुक गया ताकि उसका खात्मा कर सके। और मैं उसे ले आया हूँ, सफदर ने तफसील बताते हुए कहा। ठीक है, उसे यहाँ कुर्सी पर डाल दो, रस्सी ले आओ। इमरान ने कहा तो सफदर ने कांधे पर लदे हुए ढेर उम्र मुकामी आदमी को एक खाली कुर्सी पर डाला। फिर वो स्टोर रूम से रस्सी का एक बंडल उठा लाया। कैप्टन शकील की मदद से उसने उसे कुर्सी के साथ रस्सी से बांध दिया। इस दौरान जोसेफ भी वापस आ गया था। आज सब लोग बाहर जाएं ताकि ये सबको ना देख सके। इमरान ने कहा, क्या आप उसे जिंदा छोड़ देंगे? सफदर ने चौंक कर पूछा। हो सकता है कि ऐसी पोजीशन आ जाए कि इसको जिंदा छोड़ देना हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित हो। जब तक इससे बातचीत ना हो जाए तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता। इमरान ने जवाब दिया तो सबने इस बात में सर हिला दिया। फिर वो सब कमरे से बाहर चले गए तो इमरान ने उठकर दोनों हाथों से उसकी नाक और मुंह बंद कर दिया, क्योंकि उसके सर पर उभरे हुए घूमर को देखकर ही वो समझ गया कि उसे चोट लगाकर बेहोश किया गया है। चंद लम्हों बाद जब उसकी साकत जिसमें हरकत के आसार नमूदार होने लगे तो इमरान ने हाथ हटाए और सामने पड़ी हुई कुर्सी पर बैठ गया। थोड़ी देर बाद उस आदमी ने कराहते हुए आंखें खोल दी। उसके साथ ही उसे लाशौरी तौर पर उठने की कोशिश की, लेकिन बंदे होने की वजह से जाहिर है वो अपनी इस कोशिश में नाकाम रहा। तुम्हारा नाम माशू है और तुम मुहब्बरी करने वाले ग्रुप के चीफ हो, इमरान ने सर्द लहजे में कहा। तो वो चौंक कर गौर से इमरान को देखने लगा जो इस वक्त एक्सट्रीमियन मेकअप में था। तुम कौन हो? मैं कहा हूँ, ये सब क्या है? माशू ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। उसका अंदाज ऐसा था जैसे उसे अपनी आंखों पर यकीन ना आ रहा हो। तुम्हारा नाम माशू है और तुम मुहब्बरी करने वाले ग्रुप के चीफ हो, इमरान ने गराते हुए लहजे में कहा। हाँ, मगर तुम कौन हो और ये तुमने मुझे क्यों बांध रखा है? और मैं कहा हूँ, माशू ने कहा। तुम्हें तुम्हारे क्लब से अगवा करके यहाँ लाया गया है और अगर तुमने मेरे सवालों के दुरुस्त जवाब ना दिए तो तुम्हारे जिस्म की तमाम हड्डियाँ तोड़ दी जाएंगी, इमरान ने इंतहाई सर्द लहजे में कहा।